5. उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? मध्यम वर्ग के लिए राष्ट्रवाद का मतलब था उदारवाद यानी लिबरलिज्म। ये शब्द लैटिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आजाद। इस उदारवाद के दो मतलब थे और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो जनता की सहमति से बनी हो, यानी राजशाही और पादरियों के विशेषाधिकारों का अंत हो, एक संविधान हो और संसद के माध्यम से शासन चले। लेकिन यहाँ एक पेच था, ये लोग अभी भी सबको वोट देने के अधिकार यूनिवर्सल सफरेज के पक्ष में नहीं थे। वोट का अधिकार वे केवल उन पुरुषों को देना चाहते थे जिनके पास संपत्ति थी। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का मतलब था बाजारों की मुक्ति और चीजों व पूंजी के आने जाने पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है जर्मनी। जर्मनी तब 79 राज्यों का एक महासंघ था। हर राज्य की अपनी मुद्रा और नाप तौल की प्रणाली थी। कल्पना करो कि एक व्यापारी को हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग अपना सामान बेचने जाना है, को उसे 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% टैक्स देना पड़ता था। इससे व्यापार करना लगभग असंभव था। इसी समस्या को सुलझाने के लिए 1834 में रशिया की पहल पर एक शुल्क संघ ज़ोलवेराइन बनाया गया। इस संघ ने ज्यादातर शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर सिर्फ 2 कर दी। रेलवे के विकास ने इस आर्थिक एकीकरण को और मजबूत किया और आखिरकार इसी आर्थिक एकता ने बाद में जर्मनी के राजनीतिक एकीकरण का रास्ता बनाया। 6. 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशिया और ऑस्ट्रिया ने मिलकर वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया। इस जीत के बाद यूरोप की सरकारें रूढ़िवाद कंजर्वेटिज्म की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी कौन थे? ये वो लोग थे जो मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजशाही, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच और परिवार बने रहने चाहिए। वे एकदम से बदलाव नहीं चाहते थे। इसके लिए इन विजेता शक्तियों के प्रतिनिधि वियना में मिले और एक समझौता किया जिसे वियना की संधि ट्रीटी ऑफ वियना 1815 कहते हैं। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। ये नाम याद रखिएगा, ये उस दौर का सबसे प्रभावशाली नेता था। इस संधि का मुख्य उद्देश्य था नेपोलियन के दौरान यूरोप में आए बदलावों को खत्म करना और फिर से राजशाही को बहाल करना। उन्होंने फ्रांस में बर्बन राजवंश को फिर से सत्ता में ला दिया। फ्रांस भविष्य में विस्तार न कर सके, इसके लिए उसकी सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए, लेकिन उन्होंने नेपोलियन द्वारा बनाए गए 39 राज्यों के जर्मन महासंघ को वैसे का वैसा ही रहने दिया। इन सब का मकसद यूरोप में एक ऐसी रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना था जो शांति बनाए रखे। क्रांतिकारी आजादी के दीवाने वियना संधि के बाद जब राजाओं ने उदारवादी राष्ट्रवादी भावनाओं को दबाना शुरू किया तो कई लोग जमीन के नीचे छिपकर यानी अंडरग्राउंड होकर काम करने लगे। उन्होंने गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटीज बनाए जिनका मकसद था राजशाही का विरोध करना और स्वतंत्रता व राष्ट्र राज्यों की स्थापना के लिए लड़ना। इन क्रांतिकारियों में से एक सबसे मशहूर नाम है इटली के जुसेप्पे मैत्सिनी। ये नाम आपके एग्जाम के लिए सुपरस्टार है, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। उनका जन्म 1807 में जेनुआ में हुआ था। वो कार्बोनारी नाम के एक गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। 24 साल की उम्र में ही उन्हें क्रांति करने के आरोप में देश से निकाल दिया गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने 2 और गुप्त संगठन बनाए, मार्सेई में यंग इटली और बर्न में यंग यूरोप। एक मैत्सिनी का मानना था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को ही मानवता की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों और साम्राज्यों के इस पैबंद की तरह नहीं रहना चाहिए। उसे जोड़कर एक एकीकृत लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना ही होगा। उनके इन विचारों से प्रभावित होकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी ऐसे ही गुप्त संगठन बनने लगे। मैत्सिनी के राजशाही के घोर विरोध ने रूढ़िवादियों को डरा दिया। ड्यूक मेटरनिख ने तो मैत्सिनी को हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन तक कह दिया था।
एक क्रांतियों का युग 1838 से 48। 1830 के बाद तो जैसे यूरोप में क्रांतियों का मौसम आ गया। पहली बड़ी क्रांति हुई फ्रांस में जुलाई 1830 में। वहां बर्बन राजा को उखाड़ फेंका गया और एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई जिसका अध्यक्ष लुई फिलिप बना। इसी मौके पर मैटरनिक ने अपनी वो मशहूर लाइन कही थी, When France sneezes, the rest of Europe catches cold। यानी जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। फ्रांस की इस क्रांति से प्रेरणा लेकर ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया, जिसके फलस्वरूप बेल्जियम यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया। इसी दौर की एक और महत्वपूर्ण घटना थी ग्रीस का स्वतंत्रता संग्राम। ग्रीस, जो सदियों से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था, उसने 1821 में अपनी आजादी की लड़ाई शुरू की। इसे पूरे यूरोप के पढ़े लिखे लोगों से भारी समर्थन मिला, क्योंकि यूरोप के लोग ग्रीस को अपनी सभ्यता और संस्कृति का पालना मानते थे। कवियों और कलाकारों ने ग्रीस की खूब प्रशंसा की और उसे एक मुस्लिम साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष के रूप में दिखाया। आखिरकार 1832 में कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ने ग्रीस को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। 1848 की क्रांति, 1848 में तो पूरे यूरोप में क्रांति की एक ऐसी लहर आई जिसने राजाओं की चूल्हे हिला दी। इस क्रांति का मुख्य कारण था आर्थिक बदहाली। यूरोप में गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी चरम पर थी। फ्रांस में खाने पीने की कमी और बढ़ती कीमतों से परेशान होकर पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे राजा लुई फिलिप को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा। इसके बाद वहां एक गणतंत्र रिपब्लिक की घोषणा की गई और 21 साल से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। 9. जर्मनी और इटली का एकीकरण। सपने का सच होना अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं। जर्मनी और इटली का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण 1848 में जर्मनी के मध्य वर्ग के लोगों ने भी एक राष्ट्र बनाने की कोशिश की थी। उन्होंने फ्रैंकफर्ट शहर में एक संसद बुलाई और एक संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। उन्होंने प्रेशिया के राजा फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ को ताज पहनाने की पेशकश की, लेकिन राजा ने उसे ठुकरा दिया और दूसरे राजाओं के साथ मिलकर इस उदारवादी पहल को दबा दिया। अब जर्मनी को एक करने की उम्मीद मध्य वर्ग से नहीं बल्कि प्रेशिया की राजशाही और सेना से थी।